करते हैं आज की श्रृंखला को। देखिए, इस कड़ी का पहला प्रश्न जो भी ऑनलाइन देखेगा वो भी इसका आंसर देते हुए चलेगा। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति डेढ़ डैश ये आगे जो भी लिखना होगा कि विश्वास पैदा करना होता है, लगाव पैदा करना होता है, आस्था पैदा करना होता है या अनुराग पैदा करना होता है। जल्दी बताइए। लगाव पैदा करना। लगाव पैदा करना। लगाव। लगाओ, कन्फर्म हो? इसका जो हाँ सर। इसका जो सही उत्तर है बच्चा कि ये अनुराग पैदा करना होता है। ठीक है, याद देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा है, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनोगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे या तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। चलिए आंसर दीजिए। सदैव सुनेंगे। सभी बी। सदैव ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे, सदैव ही सुनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था, कैसा था? बौद्धिक कौशल का विकास या फिर धार्मिक संस्कारों का ज्ञान या फिर मानव मूल्यों का संप्रेषण या व्यावसायिक शिक्षा। सर धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। सर बी, धार्मिक संस्कारों का सर ज्ञान। बी। सही है कि पहले जो शिक्षा दी जाती थी प्राचीन काल में वो क्या थी, धार्मिक संस्कारों पर ही, धर्म पर ही आधारित क्या थी, शिक्षा उस समय दी जाती थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, देख पा रहे होगे। तो ये कह रहा है कि गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? निरंतर गद्य रणनीति या निर्णायक तालिका या फिर एल्गोरिथम या स्वयं रणनीति। बताइए। बताओ क्या होगा? सर सी। एल्गोरिथम। निरंतर गद्य रणनीति। और बताइए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हो वो भी बताइए। पहला वाला ही है, निरंतर गण रणनीति। चलिए आशीष आंसर दो। चलिए, और बच्चों आप भी ऑनलाइन जो भी देख रहे हो वो भी आंसर देखिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्गोरिदम करके है। तो ठीक है, ये इसका राइट जी आंसर है। सर। प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयत्न करें पहले। ठीक है, अब देखिए, प्रभावकारी शिक्षण फलन है। देखिए, स्पर्श और यथार्थ संप्रेषण का, या उचित कक्षा अनुशासन का, या नियमित अध्ययन का, या कक्षा में अवलंबित नियमित रूप से आना। तो बता सकते हैं इसका क्या होगा? सर ए। ऑप्शन नंबर ए सर। सर ए? ए। तो नियमित अध्ययन का। नहीं, गलत है आपका। ये है स्पर्श और यथार्थ संप्रेषण तथ्य का, यथार्थ तथ्य संप्रेषण का एज ए राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए कि शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है। यहाँ पर चार देख पा रहे हो, डाल्टन है, हाफ है, या किल फैक्ट्री है, या फिर स्पेक्ट्रोलॉजी ये करके हैं। तो कौन है इसमें से, बता सकते हैं जो ये शिक्षण डाल्टन? सर बी है। बी है सर। सर बी। हाँ, पाक पारघट। बी ऑप्शन। चलिए, बिल्कुल जी सही सर। है, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं आपका 7वें नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे होगे, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षण या फिर खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, या खेल की शिक्षा या फिर क्रियाशीलता पर जोर। सर खेल शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। पहला ऑप्शन नंबर ए। ए पहला। चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चा आप भी दीजिए। चलो, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही कहा कि खेल क्रियाओं द्वारा क्या होगी, शिक्षा प्रदान की जाती है। खेल खेल में पढ़ाना कहते हैं ना, तो वही ये है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे क्या है, देवी के अनुसार शिक्षा है, शिक्षा एक है, क्या है आगे बताना है आपको। समाज आवश्यकता है, व्यक्ति की आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या सैद्धांतिक आवश्यकता है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए। सर ए है। सर सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता। चलिए और लोग भी दीजिए।
बताइए। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को गलत है। ये जो डेवी के अगर हम आधार पर देखें तो अगर उनके अनुसार देखें शिक्षा एक क्या है, ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आपने इनके बारे में पढ़ा होगा तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये कह रहा है कि 90 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन होता है या उनका जो पर्यावरण होता है, उनके माँ बाप होते हैं या फिर अध्यापक? सर सी वाला उनके अपने माँ सी। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, सर सी सी। ठीक है। अब देखिए 10वें नंबर का प्रश्न है कि नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? ये आपको बताना है। याद रखो, आपने पढ़ा होगा तो डाल्टन है, जॉन है या फोबेल है या फिर एनी वेसेंट है, तो किसने करी थी? सर फ्रोबेल ने। सर सी सर फ्रोबेल सी ने। फोबेल फ्रोबेल। ने की थी, पक्का? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल राइट है कि इनके ही द्वारा नर्सरी स्कूल की गई थी, शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर देखिए 11वें नंबर का प्रश्न है कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ये पूछ रहा है अध्यापकों के उपदेशों से, जो उद्देश्य देते हैं उपदेशों की, या फिर स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, या फिर धार्मिक शिक्षा की? सर सी वाला महापुरुषों की सर ऑप्शन सी। नंबर बी सर। बी। सर बी। सर ऑप्शन नंबर बी, स्वयं अध्यापक के देखिए आदर्श देखिए चरित्र थोड़ा की। सा समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसको देखो कि कह रहा है कि इस चीज़ को देखो ना पहले, कि जो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप इस चीज़ को मनन करो कि छात्रों, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन गलत होंगे, उसको कोई वो देखना नहीं है। तो ये क्या है, स्वयं जब अध्यापक क्या होगा, जब अध्यापक का चरित्र अच्छा होगा या आदर्श वो होगा तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे। अब हम कहेंगे यार कोई महात्मा गांधी ने ये करा वो करा, अरे क्या करा, वो उस टाइम पे किया था ना। तो अभी वर्तमान समय की हम अगर बात करेंगे तो वो अध्यापक को ही फॉलो करेगा। क्या होता है, अध्यापक क्या होता है, समाज का एक आईना होता है। जो आईना जो होता है कि उसमें जो छात्र होता है वो अपना दर्पण देखता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए 12वें नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा समझ के ये इस गेम को खेलो। ये एक तरीके का जिंदगी का गेम ही है। अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को दंड दिया गया ऐसा होना चाहिए कि डेडस कह रहा है कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, या फिर वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, या फिर दंड पाने वाले छात्र अपने को सुधार ले, या स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। सर सी ऑप्शन। सर सी वाला सी दंड ऑप्शन। पाने वाले छात्र सी अपने को सर सी ऑप्शन। तो आपका कहना है यस कि सर। दंड पाने वाले छात्र अपने को सुधार ले। अगर किसी छात्र को अगर दंड देता है, किसी का गलत काम करता है, तो वो अन्यथा से आगे से उस कार्य को ना करे। तो इस वजह से बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर के प्रश्न है। 13वां नंबर क्या कह रहा है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे प्रदूषित परिणाम होता है? क्या होता है, शिक्षण समय की कमी, या फिर छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाता है या बिगड़ जाना, या फिर पाठ्य सामग्री क्रियाएं प्रभावित होना, या प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना? सर ए शिक्षक समय में कमी। चलिए और लोग बताइए। ये प्रश्न बड़ा ही जटिल है, थोड़ा समझो उसको। जो भी ऑनलाइन देख रहे बच्चों वो भी दीजिए। ये कह रहा है शिक्षकों के बीच जब आपसी में तू तो मैमा हो जाता है ना, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, कहाँ इसका दुष्परिणाम पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सर सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना। सी। सर ऑप्शन सी नंबर बी। पाठ्य सामग्री बी सर। क्रियाओं का क्या प्रभावित होना। सर ऑप्शन बी। एज ए राइट सर सी यह है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। अगर टीचरों का आपस में इस प्रकार से लड़ेंगे तो मैंने आपसे पूर्व में ही यह कहा ना कि जो छात्र होता है वो छात्र शिक्षक में क्या देखता है, अपना दर्पण देखता है। ठीक है, तो जब शिक्षक इस प्रकार से करेंगे तो छात्रों का व्यवहार ऑटोमेटिकली खुद ही बिगड़ जाएगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसे 16 6 लगाना भूल गया कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, या मनुष्य के व्यक्तित्व का, या फिर छात्र व छात्राओं का?
सर ए सर ए समाज के सभी वर्गों का। समाज के सभी वर्गों ठीक का। है, ए ऑप्शन नंबर क्या ए। है? समाज के सभी वर्गों का क्या होता है, इसमें शिक्षा से कल्याण होता है। अब 15 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, क्या ये प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोताओं के स्तर को जानकर, या फिर आपके उचित शब्द प्रयोग से, या फिर आपके विस्तृत ज्ञान से, या फिर जोर से बोलकर। प्रभावी संप्रेषण कहने के हम सर श्रोतों के बात कर स्तर रहे को हैं, जानकर। कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। सर आपके उचित शब्द प्रयोग से। बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए। और लोग बताइए जिन्होंने सर सी। सी, आपके विस्तृत ज्ञान से। पहले ये प्रभाव, ये मुझे ये बताओ कि वैष्णो, ये बताओ प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं? सर दो लोगों के आपस में जो बातचीत होती है, कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन। हमने मान लिया, हम तो संप्रेषण को आपने बता दिया। अब मैं प्रभावी संप्रेषण की बात करूँ, दो जनों के मध्य जो होने वाली वार्तालाप को हम क्या कहते हैं? संप्रेषण, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो प्रभावी संप्रेषण क्या होगा? सर जिसमें दोनों बराबर रूप से मतलब कम्युनिकेशन को ये वार्तालाप कर सके। सर कितना दूसरा व्यक्ति कितना हमारी बातों से बिल्कुल प्रभावित हो ठीक है। सकता है। अब देखिए, इसका आंसर आप लोगों ने गलत दिया। जो इसने, ये आशीष ने सही आंसर दिया कि श्रोताओं के स्तर को जानकर। ठीक है, जो प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है जब हम, हमारे सामने जो व्यक्ति है, जो श्रोता है, उसका जो बौद्धिक स्तर है क्या है, वो जानकर क्या हो सकता है, ये प्रभावी होता है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। ये क्या कह रहा है? देखिए, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। ये सोनी मुझे इसका आंसर दीजिएगा। एकांकी प्रयास, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, या फिर गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्रों का विषम अनुपात। सोनी है जी सर। तो जी सर। आंसर दीजिएगा। मैंने आपसे ही ये क्वेश्चन किया है। ऑप्शन कोई तो लो, इसमें से कोई तो पिक करो। जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चों, आप भी पिक करो। चलिए, आपका समय समाप्त हो गया। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। और बताओ, और बच्चों आप लोग बताओ। चलिए, क्या हो सकता है बताइए कि हाँ, सर ऑप्शन डी, शिक्षक छात्र का विषम सर अनुपात। हाँ डी लग रहा है। तो डी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, अनुपात ये क्या है? एज ए राइट आंसर। 17 का देखिए कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, या आत्मविश्वास विश्वास में सहायता मिलती है, या फिर ये सभी। सर ये सभी। ये सभी। ऐसा होता है? बताओ। बिल्कुल ठीक हाँ है। सर। ये सभी चीज़ें, जी जब सर। हम विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये सभी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो ऊपर दिए हैं वो सत्य है। अब देखिए 18 नंबर का प्रश्न है। यह कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? ये प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, या फिर नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, या उच्च शिक्षा का प्रसार, या फिर ये सभी। सर डी, ये सभी। प्रेमा जी आपने आंसर दिया, ठीक है। चलिए, और बच्चे भी दीजिए। सर डी। सर ए। सर ए। चलिए, सर ए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, वैसे ऑब्वियसली अगर हम बताएं तो ऑप्शन ए क्या है? प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का यहाँ पर जब प्रसार होगा। हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नगरीय सुविधाएं मिल नहीं सकती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। याद रखें, उच्च शिक्षा का प्रसार भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी मेन ज़रूरत है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो प्राथमिक, प्राइमरी और प्रौढ़ जो शिक्षा है उसका प्रसार करना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिए।
अब यहाँ पर देखिए 19वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण है। ठीक है, आपको बेरोजगारी का कारण के बारे में पूछ रहे हैं कि सरकार की जो बेरोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, या शिक्षा का व्यापक प्रसार, या फिर उद्देश्यहीन शिक्षा, या घटिया स्तर की शिक्षा। सर ए। अरे सर ए। सर उद्देश्यहीन शिक्षा। और लोग बताओ। पहला वाला सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना। अच्छा, हाँ सर, वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो यही है तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए। नंबर ए। तो इनमें से सिर्फ एक ही लड़की इसका आंसर बता पाई, वो क्या है? उद्देश्यहीन शिक्षा। जब शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं है, उद्देश्यहीन शिक्षा अगर हमें प्राप्त होती है तो बेरोजगारी की जो शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, उद्देश्यहीन। अब किसी को ये पता नहीं है, ठीक है। अब भारत में शिक्षा जो शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण होता है, हम अब अगर आप देखोगे ना, अनुमान मैं इस सबसे अच्छा एक उदाहरण मैं अपना विद्यालय का देता हूँ। 12th में पहुँच गए हैं बच्चे, मैंने कई दफ़े उनसे पूछ दिया है कि आप लोगों का एम क्या है, तो उनमें से एक भी बच्चा अपना एम जस्टिफाई नहीं कर पाया कि मेरा ये एम है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, ये अपना माइक बंद करो। ये बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अगर कॉलेज में भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक कॉलेज में पढ़ने के लिए सिर्फ आते हैं, यार मुझे बीए करना है, कि उनका उद्देश्य नहीं है ना, कि एक अगर उद्देश्य सेट हो जाए कि मुझे इस फील्ड में जाना ही जाना है, अगर हर कोई ये सोच के चलेगा तो ये बेरोजगारी का जो दर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब जो भी आया, मान लीजिए किसी ने इंटर साइंसेज किया, फिर ग्रेजुएशन वो बीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कि कॉमर्स कर रहा है, भैया तुम्हारा गोल सेट नहीं है ना, पहले तुम गोल सेट करो ना अपना, कि मुझे किस गोल को अचीव करना है। तो ये जब तक नहीं होगा तो ये उद्देश्यहीन शिक्षा ही इसकी जिम्मेदार है। ठीक है, अब बात करेंगे 20वें नंबर का प्रश्न है कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, या प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या सरकार के प्रति? प्रधानाचार्य के प्रति। चलिए और बताइए। सर समाज तथा छात्रों के प्रति। सर ए। और बताओ। चलिए ऑनलाइन जो भी बच्चे देख रहे हैं अभी बताइए। ये एक गेम खेलने हैं आज, हमें एक गेम खेलो आप लोग हमारे साथ। कौन जीतता है गेम में? चलिए सभी ने बता दिया होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? ए एज ए राइट है। अब यहाँ पर किसी का ये कहा था कि प्रधानाचार्य, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? ये प्रधानाचार्य के प्रति क्या जवाबदेही होगा? अब मान लीजिए कि वो अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पा रहा है और बच्चे फेल हो गए उसके उसमें, तो वो क्या होगा? वो समाज तथा छात्रों के प्रति जिम्मेदार है ना। समाज उसको क्या कहेगा, किस प्रकार से पढ़ा रहा है, छात्रों पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वो उसकी जवाबदेही कब सुनिश्चित होगी? जो अपने सब्जेक्ट को शानदार तरीके से पढ़ाए और छात्रों के प्रति निष्ठापूर्ण क्या होना चाहिए, उसका समर्पण का भाव होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने पूर्व में फिर तीसरी बार इस क्वेश्चन को मैं दोहरा रहा हूँ, ये शब्द दोहरा रहा हूँ। समाज और छात्रों का जो शिक्षक क्या होता है, समाज का एक आईना होता है। ठीक है, और छात्र क्या करते हैं, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ही है। अब यहाँ पर 21 का नंबर का क्या कर रहा है? ए प्रधानाचार्य को होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, या फिर छात्रों के लिए समानता और भाव रखने वाला, या कुशल प्रबंधक, या सभी? आपने सभी बोल दिया। चलिए ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका? जो डी ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 22वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाध्यापक, उनके शिक्षक, या समाज के शांति लोग हैं, या फिर विशेषज्ञ? संभ्रांत लोग कहते हैं जिनको, या फिर विशेषज्ञ? जो विशेषज्ञ होते हैं सर उनके शिष्य हैं, उनके शिष्य। डी। पक्का है? लगा दे ताला इसमें। चलिए जी सर। ये बिल्कुल सही है। उनके जो शिष्य होते हैं वो करते हैं उनका मूल्यांकन। ठीक है, आचरण। अब देखिए
23वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा के प्रचार और प्रसार से, ठीक है, शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, धार्मिक जो आर्थिक विकास की दर बढ़ जाती है, यह सभी। सर सभी। सभी। ये सभी। सभी है, चलिए सही है, ये सभी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 24वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 24वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही सत्य नहीं है, ये बताना है। शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं या शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जा सकता है, प्रशिक्षित किया जा सकता है, या फिर ये सभी। सर हम्म, सर शिक्षक जन्मजात होते हैं। शिक्षक जन्मजात ये गलत है। क्या है, ये कथन गलत है, ठीक है। ये शिक्षक जन्मजात होते हैं या नहीं होते हैं, बताओ तो। सर नहीं। ठीक है, अब देखिए 25वें नंबर का प्रश्न आपके सामने, ये क्या कह रहा है इसको देखिए। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः क्या है, घूंघट हुए, क्या है, घूरते हुए पाए जाते हैं, ऊँघते हुए। जो भी है, ऊँघते हुए या फिर सोते हुए, या यही कहोगे। हाँ सर, ऊँघते हुए, जमाई लेते हुए। क्या कह रहा है 25वें नंबर का प्रश्न, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के वातावरण में कोई कमी हो सकती है, या फिर शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या फिर ये सभी। सर डी वाला ये सभी। सर डी। है ये सभी। सी। शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, और बताओ। सर डी। ये देखिए प्रश्न नहीं समझ पाए तुम आशीष, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए 26वें नंबर का प्रश्न है। 26वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट लिखवाती है, या फिर पाठ्यक्रम समय से पूर्वक कराती है, या फिर मूल्यांकन में निष्पक्ष है, या फिर विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्या होगा। सर डी। सी वाला। हैं? सर बी। पाठ्यक्रम समय से पूर्व कराती है। मूल्यांकन में निष्पक्ष है। अच्छा, वैष्णव तुम्हारा क्या आंसर है। सर डी लग रहा है मेरे को तो। सर डी। बी, बी फॉर बॉय। सी। देखिए ये क्या कह रहा है, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह, क्या कहते हैं, यदि वह क्या है, इसका राइट आंसर है कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है, एज ए राइट आंसर है। तो मूल्यांकन में ये जो आप बता रहे हो निष्पक्ष है, या फिर ये समय से पाठ्यक्रम पूरा कराती, ये कुछ नहीं है। इसका जो राइट आंसर होता है, ये विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है कि आप प्रश्न पूछते रहिए, जो भी आपको डाउट है, आपके डाउट क्लियर होंगे, आपके सारे जो प्रश्न है वो पूछते रहो। तो ये एज ए राइट आंसर है, ठीक है। 26वें का क्या होगा आपका, डी। अब देखिए यहाँ पर 27वें का प्रश्न आप देख पा रहे, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। एनी बेसेंट मैरिया का है, या विलियम का है, या हेलन का है, तो बताइए कौन है इसमें। सर मुझे नहीं आता। ड्रॉप कर दिया आपने। हेलन केलर। डी। सर बी। बी। ठीक, चलो सभी ने आंसर दे दिया। चले जिसका तुक्का ये लगा है एज ए राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेलन केलर करके जो है। मेरा तो तुक्का ही ठीक है, लगा सर। आपका ठीक है।
अब देखिए अगला प्रश्न है, ये कह रहा है 28वें नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को ज्ञान का सागर बनाना था या अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था या फिर सत्य का साक्षात्कार कराना था, क्या था? बी अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था। सर बी। बी। और बताओ रितु, आंसर दो बेटू। सी। चलिए, सर सी। सी है मेरा। नहीं आपका क्या है? सी ऑप्शन। बी। अच्छा, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, कुछ नहीं करना था। ये तुम सब जिन्होंने भी बोला अभी तक सारे बच्चों ने गलत बोला है। इसका जो मेन बेसिक शिक्षा का अगर हम कहें ना, बेसिक शिक्षा की बात करें, ठीक है, बेसिक शिक्षा का जो उद्देश्य बालकों को सत्य का जो साक्षात्कार कराना था, ठीक है, सत्य से उन्हें रूबरू कराना था, सत्यता क्या होती है, ठीक है। वो जो आप अहिंसा सत्य का पाठ पढ़ाना बात की बात है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सत्य क्या है, ठीक है, इसका साक्षात्कार कराना था बेसिक शिक्षा का उद्देश्य। अगर आप देखते हैं 29वें नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन या धर्मानुराग या फिर श्रम का महत्व या आत्मविश्वास? सर डी आत्मविश्वास। परिश्रम का महत्व। सर सी। हाँ, डी सर। अच्छा, और लोग सभी ने दे दिया या कोई बचा है? ऑनलाइन आप लोग बचे हो तो आप लोग दे दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? आत्मविश्वास, ठीक है। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है? आत्मविश्वास। जब तक बच्चे के अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा तब तक वो छात्र कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, चाहे कितना भी कुछ कर ले। तो आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अब आप लोगों के अंदर भी वही है, बहुत से बच्चे इसमें क्या होंगे, अपने आता सब कुछ है, आत्मविश्वास नहीं है कि हाँ ये प्रश्न मेरा सही होगा, तो ये आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ, तो ये देखिए, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारों अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? जब आप शिक्षक बन जाओगे तो आपके घर में क्या होना चाहिए? पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम या फिर टेलीविजन या फिर सभी? सर ए पुस्तकालय। पुस्तकालय। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर। कोई इसकी तरफ जा रहा होगा ना, डी के लिए भी जा रहा होगा, तो डी की तरफ मत जाइए, पुस्तकालय होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हर जब आप टीचर बन जाओगे तो आपके घर में भी होगा। तो अभी मेरा कैमरा ये ख़राब हो गया, मैं अभी दिखा देता आपको। मैंने खुद का अपना एक लाइब्रेरी बना के रखी है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी, ठीक है ना? जी सर। समझ में आ गया? जिनके जी प्रश्न, सर। जो प्रश्न आप लोग गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर गलत कर दो, यहाँ पर सभी 1 से लेके 30 नंबर तक के सारे प्रश्न गलत भी कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ पर पता चलेगा ना कि कौन सी चीज़ें हैं। तो ये लेके चलिए कि जो ये शिक्षक और अध्यापक वाले जो प्रश्न है ना, आपके उसमें दिया है, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित दिया है ना, टॉपिक दिया है, नहीं दिया? तो यही क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे सारे, मैंने उसी से बना के रखे हैं। ये 2 टेस्ट सीरीज बनाई थी, तो सारे उसी से रिलेटेड हैं। तो देखना, इस प्रश्नों को आप नोट डाउन करते हुए चलेगा, तो सारे प्रश्न वहीं से आएंगे।